अब हम अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं दैट इज़ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं एंड दोज कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो कलर्ड। मोस्ट ऑफ दी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड ही होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे तुमने कॉपर सल्फेट का एक्व सोल्यूशन देखा हुआ है, तो देखो वो हमारा कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, उसके क्रिस्टल्स भी हाइड्रेटेड ब्लू कलर के ही होते हैं। ठीक है, जैसे जो भी तुमने कलर्ड हमने सॉल्यूशंस लैब में रखे हुए हैं तो वो मोस्टली हमारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट या उसके कंपाउंड्स के ही हैं। ठीक है, तो दे ऑल आर कलर्ड, दे ऑल हैव वेरी ब्यूटीफुल कलर्स। ठीक है, तो उनमें कलर कहाँ से डेवलप होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम एक थ्योरी करेंगे इन नेक्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो मैं मोस्टली उस थ्योरी को अभी यहीं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि हमारा वहाँ का भी टाइम बच जाएगा। दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को करेंगे। देखो ये समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा बट लिखते टाइम हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें कितना उसको यूज़ करना है लिखने के लिए। तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो बेटा क्या कहती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले हम वापस चलेंगे 11th में की सेकेंड यूनिट पे, जहाँ तुम्हें मैंने डी ऑर्बिटल्स की शेप्स समझाई थी। ठीक है, कि डी ऑर्बिटल्स की जो हमने शेप्स करी थी डिफरेंट, तो उसमें ध्यान करो कि जो 5 हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या शेप होती है। देखो मैं यहाँ फिर से बनाती हूँ। देखो क्लास में होते और नॉर्मल हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता ना तो मैं पहले तुमसे ही पूछती हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, अब भी हम कर लेंगे आराम से। तो देखो बेटा, देखो हमारे तुम्हें नाम भी याद हो तो 5 हमारे डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। जैसे अगर ये एक्स और ये वाई एक्सिस कंसिडर कर लूँ मैं, तो ये हमारा क्या है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। और ये अगर मैं इन एक्सिस को कंसिडर कर लूँ, ये वाई है और ये जेड ले लिया, तो दिस इज डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। और अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये हो जाएगा हमारा एक्स जेड। ठीक है, ये वाई जेड और ये हमारा हो जाएगा डी एक्स। ठीक है बेटा, तो ये 3 मैंने डी ऑर्बिटल्स बनाए। और देखो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर एक हमारा ये कौन सा होता है, ध्यान आए बेटा तुमने, तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और एक हम देखेंगे दैट इज डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, इसको अगर मैं जेड एक्सिस मानूं, और एक एक्स वाई प्लेन में हमारी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग होती है, तो दिस इज डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये 5 हमारे क्या होते हैं, देखो डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है कि जब लिगेंड इनके पास आता है, ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो कि ये मान लो मैं टाइटेनियम को कंसिडर कर रही हूँ, टाइटेनियम मान लो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ध्यान करो मैंने बताया था ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का 22 में 20 से 2 ऊपर डी में जाएंगे। ठीक है, और 2 होंगे एस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो उसका 3d2 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो इसमें देखो ये मैं इसका 3d2 कॉन्फ़िगरेशन बना दूँ, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5। अब देखो ये मैंने इसका बना दिया 3d2, इसका इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन किसका, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव का। अब देखो बेटा क्या होता है, क्या होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो बेटा जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के, ठीक है ना बेटा, तो देखो जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी के होते हैं, ऑल हैव इक्वल एनर्जी। कब तक, जब तक कि उस एलिमेंट के पास लिगेंड्स नहीं आए। ठीक है, तब तक उन 5 की एनर्जी क्या रहती है, बिल्कुल बराबर रहती है, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसी में भी जा सकते हैं, अपना आराम से कूद फान रहे होते हैं, उनको 5-5 कमरे मिल रहे होते हैं, जब मन करे कहीं जाके सो जाते हैं। ठीक है, तो उनको 5 के 5 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो, हैं तो वो 2 में, बट 5 की एनर्जी क्योंकि बराबर है तो 5 उनको अवेलेबल हैं। पर जैसे ही क्या हो जाता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास आए लिगेंड के आने से क्या हो जाता है, उन 5 डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है ना बेटा वो बढ़ जाती है, वो कम ज़्यादा हो जाती है, उनकी डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है, मतलब अब वो बराबर एनर्जी के नहीं रह जाते, तो वो कुछ डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स में स्प्लिट अप हो जाते हैं। कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इसी को ही हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं बेटा इसको हम,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है बेटा, जो कि हमारी अलग अलग शेप्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स के लिए वो स्प्लिटिंग पैटर्न भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तुम्हें बताऊं, ठीक है, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर मैं तुम्हें स्प्लिटिंग पैटर्न को समझाऊं, देखो पहले बात आ रही है समझ में, अभी मैं समराइज भी कर दूंगी। ये जस्ट हमने शेप्स अभी देखी है ताकि हम उस डीजेनरेसी को कि भाई कैसे कैसे बटे हम इजीली उसको समझ सकें, ठीक है। जैसे ये हमारे टाइटेनियम के पांचों क्या हैं, बराबर एनर्जी के, ठीक है, जब तक लिगेंड इनके पास नहीं आए थे। लिगेंड के पास आने से ना, क्योंकि देखो भाई ये भी इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, और जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी एक तरीके से एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ही होता है बेटा, क्योंकि वो लोन पेयर कंटेनिंग स्पेशीज होती हैं। तो जो भी लिगेंड आएगा हम उसको एक पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो वो जो एक पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक अपनी नेगेटिव फील्ड दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिव हैं, तो उनमें थोड़ा सा रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन के कारण पहले तो ओवरऑल ही इन पांचों की एनर्जी क्या है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये वाला ना तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, तो मैं थोड़ा सा हाँ बता ही दिया है, बट स्टिल जैसे वो पास आने लगती है थोड़ी सी बढ़ती है पर बराबर ही रहती है। पर जब वो बिल्कुल उनके पास आकर पेनिट्रेट करने लगती हैं तब इन पांचों की एनर्जी बराबर नहीं रह जाती। जो अलग अलग ग्रुप में बढ़ती है वो अलग अलग शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। पर इस बटने को उनके 5 डी ऑर्बिटल्स के डिफरेंट सेट्स ऑफ एनर्जी में स्प्लिट अप होने को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होता है। देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनता है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कि जैसे ये मेटल है, ये इसके तीनों एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। तो किसी भी सेंट्रल मेटम के जो तीनों एक्सिस के जो दोनों दोनों एंड्स हैं, तो जब हर एंड पर आकर एक एक लिगेंड आकर अरेंज होता है, ठीक है, तो देख सकते हो, देखो इस तरीके से एक बन जाता है स्टेयर प्लेन, ठीक है। इन चारों को अगर मैं ऊपर वाले से मिलाऊं और चारों को अगर मैं नीचे वाले से मिलाऊं तो एक बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो बेटा कब बनता है, जब एक सेंट्रल मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड आकर ऐसे अरेंज हो कि वो सेंट्रल मेटल की तीनों एक्सिस के दोनों दोनों एंड पर आ रहे हैं। तो 6 एंड हो गए, 6 लिगेंड जब एंड ऑफ द एक्सिस पर आकर अरेंज होते हैं देन अ शेप कॉल्ड ऑक्टाहेड्रन इज डेवलप इन एनी क्रिस्टल, ठीक है बेटा, इन एनी कॉम्प्लेक्स। आ रही है बेटा बात समझ में। तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है ऐसे। अब ऑक्टाहेड्रल शेप जब बनी तो अब ध्यान से देखो बेटा, लिगेंड कहाँ आए, एक्सिस के ऊपर आ गए, है ना, एक्सिस के बिल्कुल एंड पर आए बेटा। अब हम ये समझेंगे कि ये जो हमारे पांचों डी ऑर्बिटल हैं, तो इन पांचों डी ऑर्बिटल में से किस डी ऑर्बिटल की एनर्जी तो कम हो जाएगी और किस डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। देखो बेटा, जिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना प्रेफर करेगा, ज़्यादा पसंद करेगा, इसका मतलब उनकी एनर्जी कम हो चुकी है भाई, वो उन्हीं में जाएगा जहाँ वो ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा, ठीक है। जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करेगा इसका मतलब उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है बेटा। और जिनमें जाना वो पसंद नहीं करेगा इसका मतलब अब हाँ वो कम स्टेबल फील करता है तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम देखेंगे किन में जाना वो प्रेफर करेगा, किन में जाना प्रेफर नहीं करेगा या कम करेगा। क्यों? ड्यू टू द कमिंग लिगेंड्स। लिगेंड्स आर पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड कहाँ कर अरेंज होते हैं, ऑन द एंड ऑफ एक्सिस। अब ऐसे समझो जैसे ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, एक साथ ही होंगे भाई एक एटम के, तो हर एंड पर अब क्या आ रही हैं, देखो बेटा लिगेंड्स आ रही हैं। देखो मैं ऐसे हर एंड पर अपना लिगेंड्स बना दूँ तो देखो इस तरीके से आकर ये अरेंज हो गए, ठीक है। हर एंड पर ये लिगेंड्स आ गए, इतने सारे लिगेंड्स नहीं होंगे, कभी कोई दिमाग में बिठा ले अरे हैं तो 6 में तो इतने सारे बना दिए भाई, ये सारे तो एक साथ ही हैं उसके डी ऑर्बिटल और 3 यूज के एक्सिस हैं। हमने तो इनको अलग अलग बना रखा है समझने के लिए कि ताकि सबकी शेप हमारे माइंड में क्लियर आए। अब देखो बेटा, ये लिगेंड है पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लिगेंड हमारे सारे क्या है, पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को किस में जाना है, इन लोब्स में ही जाना है। अब तुम खुद बड़े ध्यान से देखो बेटा, इस लोब में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस लोब में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो लिगेंड के ज़्यादा पास होगा कि इन वाले लोब्स में जब वो जाएगा तब वो लिगेंड के ज़्यादा पास होगा। देखो
यहाँ लोब भी ऑन द एक्सिस है, लिगेंड भी ऑन द एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लोब तो बिटवीन द एक्सिस है और जो लिगेंड आ रहा है वो ऑन द एक्सिस है, ठीक है। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ज़्यादा पास आ रहा है, जब जहाँ पर लोब है और जहाँ पर लिगेंड है। जब एक्सिस के ऊपर जिन डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं, ठीक है, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या करेगा, लिगेंड से ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, लिगेंड इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब जैसे ही लिगेंड पास आ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उन लिगेंड से बचता फिरेगा, है ना। जैसे कोई मेहमान ऐसा आ जाता है कि जो बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन करता रहता है, तो बच्चे ना उनसे बचते फिरते हैं, ठीक, ऐसे कमरे में जाएंगे कि जहाँ वो मेहमान ना आए, है ना, उससे थोड़ा सा बचा रहे। तो इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, उन वाले डी ऑर्बिटल्स में जाना अब ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ वो लिगेंड से थोड़ी दूरी बना सके। तो किन में जाएंगे, जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं, ठीक है। तो इन डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। तो अब इन तीन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो कम हो जाएगी और इन दो डी ऑर्बिटल्स की जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस है इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो नाउ दे गेट स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स, ठीक है। तो दो सेट में ये बढ़ जाएंगे, एक सेट की एनर्जी कम हो जाएगी इससे और एक सेट की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखो ये तीन डी ऑर्बिटल मैंने नीचे बना दिए और तीन डी ऑर्बिटल मैंने बना दिए ऊपर। मैं जरा ये नामों को यहाँ से हटा दूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो सेट बनेंगे इनके अपने पर्टिकुलर नाम भी होते हैं और इनको भी हम देखने चाहेंगे। अभी देखते हैं बेटा इनको। तो ये हमारा था, वैसे मैं इनके यहाँ फिर भी नाम लिख देती हूँ और ये है हमारा डी सेट। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो अब हम समझेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन पहले मजे से कहीं भी घूम रहे थे, मौज आ रही थी इन बच्चों की, है ना, कोई परेशान करने वाले दादाजी या अंकल जी नहीं आए थे। तो अब ये हमारे क्या आ गए, बुआ फूफी भी वैसे परेशान कर करते थे। तो देखो ये जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले इतनी थी, अब इनकी थोड़ी सी बढ़ गई, बट अभी भी बराबर थी, जैसे जैसे थोड़े पास आ रहे थे। बस जैसे ही अंदर पेनिट्रेट लिगेंड करे तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं दो सेट, अगर वो एक कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रा बन रहा है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 5 डी ऑर्बिटल दो सेट में बढ़ जाते हैं। नीचे वाला सेट जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, जिसमें कौन से डी ऑर्बिटल्स आएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी हमारा एक्स जेड। कौन से वाले, वो वाले डी ऑर्बिटल जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं, और यहाँ पर वो दो डी ऑर्बिटल्स आएंगे जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बेटा बात। तो ये जो दो सेट में बटे, इसी बटने को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है बेटा। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई, इसमें जो दो सेट्स हमारे बने डी ऑर्बिटल्स के, ठीक है, नीचे वाले सेट का भी एक नाम होता है, उसको हम T2G सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, T2G सेट। और जो ऊपर वाला सेट होता है इसको हम कहते हैं EG सेट, ठीक है, ये इनके नाम है। नीचे वाले सेट को क्या कहते हैं, T2G सेट, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, EG सेट। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन अगर हम टाइटेनियम के लिए देखें तो किस में आएंगे, भाई T2G सेट में आ जाएंगे, वहाँ तो नहीं जाएंगे वो अपनी मर्जी से, तो ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में। तो ये हमारी जो स्प्लिटिंग हुई इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझा, किसमें समझा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में समझा, ठीक है। एंड दिस इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली, उसका नाम क्रिस्टल फील्ड तो बेटा इसलिए है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है ना, वो मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड होती है उसको आयनिक बॉन्ड कंसिडर करके चलती है। वो मेटल को पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मानती है और लिगेंड को पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मानती है, ठीक है बेटा। तो वो ये कहती है कि जैसे कि एक क्रिस्टल लैटिस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, ऐसी ही एक कॉम्प्लेक्स के अंदर भी क्रिस्टल की ही जैसी फील्ड होती है, क्रिस्टल के जैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, इसलिए इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है 5 डी ऑर्बिटल्स की इन डिफरेंट सेट्स, तो उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है उससे दो सेट्स बनते हैं। नीचे वाले सेट को T2G सेट कहते हैं, ऊपर वाले सेट को हम EG सेट कहते हैं, ठीक है बेटा। और इनके बीच में जो एक एनर्जी डिफरेंस बनता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड
स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल, यहाँ पर जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अगर ऊपर जाना है तो जितनी एनर्जी उनको और बाहर से चाहिए ऊपर जाने के लिए, वो एनर्जी जो चाहिए होती है, या मैं कहूँ इन दोनों सेट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसको हम CFSE कहते हैं, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब एक बात और हमसे, अभी हमने कलर पे तो कहीं भी नहीं गए, जो हम करने जा रहे थे ये सब मैंने तुम्हें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाई है, जो तुम्हें इसमें नहीं लिखनी अगर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, इसमें से कुछ नहीं लिखना जो अभी समझाया है, ठीक है। बट कलर को समझने के लिए हमें इस थ्योरी को समझना ज़रूरी था। अब देखो इस थ्योरी की हेल्प से हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कलरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब हमारे नीचे के सेट में होते हैं, ठीक है, ऊपर के सेट में इनको जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो विजिबल रीजन की रेडिएशंस के साथ मैच करती है, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि भाई मान लो उसको यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी चाहिए थी, वो ब्लू रेडिएशंस जो होती हैं बेटा, उनकी जो एनर्जी है, और इस वाले टाइटेनियम का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम है, और उसको T2G से EG में जाने के लिए जो एनर्जी की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की नीड है, अगर वो ब्लू कलर की रेडिएशंस के साथ मैच कर रही है, तो जैसे ही इसके ऊपर वाइट लाइट पड़ेगी तो ये ब्लू कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जिस कलर की रेडिएशन को बेटा ये एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे, बाकी बचा हुआ रंग, ठीक है, जो सफ़ेद रंग में देखो हमारे क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो उसमें से अगर ब्लू कलर की रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी जितने भी रंग बचे तो वो पढ़कर वापस जाएंगे, हमारी आंखें तो उसी को ही कैच करेंगी, ठीक है ना। एक तो ये क्या है, वो ट्रांसमिटेड कलर होगा, ये हमारा एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होगी, तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस का कलर होगा वो ही हमारी आंखें इस कॉम्प्लेक्स का कलर देखेंगी। अरे बेटा बात समझ में? तो डी एक T2G सेट से EG सेट में इलेक्ट्रॉन का जाना, या मैं कहूँ नीचे भी D इलेक्ट्रॉन्स का सेट था, ऊपर भी D इलेक्ट्रॉन्स का ही सेट है, तो D ऑर्बिटल से नीचे के D ऑर्बिटल में से ऊपर के D इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स का जाना कहलाता है DD ट्रांजिशन। क्या कहलाता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि जब तुम कलरिंग नेचर को एक्सप्लेन करोगे तो इस वर्ड को जरूर लिखना है, ड्यू टू DD ट्रांजिशंस, ठीक है बेटा। कि जब नीचे के D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ऊपर के सेट में जाते हैं, तो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस के कलर को वो शो करते हैं, एंड दैट इज द कलर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। एंड दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन D ऑर्बिटल सेट टू अनदर D ऑर्बिटल सेट इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। तो अगर बिल्कुल सिंपल एक लाइन में हमें लिखना है तो हम ये लिखेंगे कि D ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, D ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, क्यों? ड्यू टू DD ट्रांजिशंस, ठीक है। किस वजह से बनाते हैं? DD ट्रांजिशंस के कारण ये कलर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर टर्म हम जो यूज करेंगे दैट इज DD ट्रांजिशंस, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इससे हम उनका क्या कर सकते हैं, कलर्ड नेचर को समझ सकते हैं। मैं इस वाले ब्लैक बोर्ड की अभी मैं वीडियो को ऑफ कर रही हूँ और मैं इसकी एक पिक ले लेती हूँ बेटा, फिर ये पिक तुम्हें भेज दूँगी ताकि तुम सबको ये समझने में इजीनेस हो। नेक्स्ट अभी जो इसके आगे का पार्ट बच रहा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, ठीक है।